मिड 80s में दुनिया मौलिक रूप से बदल रही थी। पहली बार शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रीज देखा जा रहा था। एक टाइम की शांत कंट्री साइड तब स्टीम इंजन की आवाज से इकोस होने लगी थी। रेल कम्युनिकेशन की वजह से पहाड़ों के बीचों बीच प्रोग्रेस का रास्ता बन रहा था। इंडस्ट्रियल इरा की शुरुआत में गांवों से लोगों ने शहर में आना शुरू कर दिया था, मौका को तलाश करने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा था और दुनिया को डोमिनेट करने की तैयारी शुरू कर दिया था। हालांकि प्रोग्रेस तेजी से बढ़ रही थी, इसके बावजूद एक डॉन्टिंग प्रॉब्लम इन सभी प्रोग्रेस को मिटाने की धमकी दे रही थी। बूमिंग पॉपुलेशन और स्मॉल स्केल फार्मिंग से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में शिफ्ट होने की वजह से फार्मलैंड्स तेजी से कम हो रहा था और प्रोडक्टिविटी में गिरावट आई। कोई भी नेशन और उसकी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए लैंड्स की जरूरत सबसे ज्यादा है। लैंड्स के बगैर इंसान इस धरती पर टिक नहीं पाएगा, खास करके फूड की कमी की वजह से भूख ही से मर जाएगा। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट की कोई कमी नहीं थी, बल्कि इन सभी चीजों रिन्यूएबल थी। लेकिन दो क्रूशियल एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तेजी से कम हो रहा था, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस रिप्लेनिश होने के लिए कुछ समय लेती है। इतिहास से हमें पता चलता है कि फार्मर्स सॉइल फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स को इस्तेमाल किया है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, यूटिलाइजिंग प्लांट्स, जिन सभी प्लांट्स नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग जर्म्स और माइक्रोब्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है, और सॉइल एसिडिटी को एडजस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया है। फिर भी 1830 के मिडिल तक ये पारंपरिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कम पड़ गए थे। जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ी, बड़े पैमानों पर एक फसल खेती की मांग न केवल प्रोग्रेस की निरंतरता के लिए बल्कि अब फैले हुए शहरों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। लेकिन एक फसल नाम का इस न्यू सिस्टम के तहत कुछ ही फसलों के बाद मिट्टी की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी घट रही थी, और सदियों से चली आ रही कृषि पद्धतियों के साथ मिलकर ये प्रॉब्लम लगातार गंभीर होते जा रही थी। अपस्टेट न्यूयॉर्क के एक स्टडी से ये पता चलता है कि 1775 में 30 बुशल मक्की की उपज देने वाले खेतों में 1830 के दशक तक केवल 8 बुशल उत्पादन हो रहा था, जो केवल और गिरावट के लिए निर्धारित था। कोई क्लियर सॉल्यूशन ना होने से ऐसा लगता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का भावी प्रयोग हमारी घटती उपजाऊ भूमि के साथ साथ लड़खड़ा जाएगा, या इससे भी बदतर बड़े पैमाने पर भूखमरी की ओर ले जाएगा। लेकिन तभी दुनिया के दूसरी तरफ हुए एक चमत्कारी खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस न्यूली डिस्कवर्ड पदार्थ का मामूली उपयोग एग्रीकल्चरल फील्ड्स को तुरंत रिजुविनेट कर दिया था और पहले से भी ज्यादा फसल प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था। इस वजह से जंग छेड़े गए, एम्पायर्स बिल्डअप होने लगे और सस्टेन हो रहा था, और ह्यूमैनिटी हमारी इकोलॉजिकल लिमिट्स को पार करने में सक्षम थी। ये बहुत संभव है कि इस पदार्थ ने आपके एंसेस्टर को जन्म दिया हो और कॉन्सिक्वेंटली आपका भी। इनफैक्ट ये सरप्राइजिंग और स्ट्रेंज कहानी है कि कैसे बर्डशीट ने इतिहास की दिशा बदल दी। 1799 में जर्मन जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने साउथ अमेरिका की यात्रा शुरू की, पेरू की कैपिटल सिटी लिमा का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। जर्नी के दौरान हम्बोल्ट ने प्रकृति को ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने जहाजों को एक येलो ब्राउन कलर के पदार्थ की भारी मात्रा में उतरते हुए देखा, जिसकी गंध इतनी तेज थी कि इससे उन्हें चीख आने लगी। लोकल लोगों से बातचीत के बाद हम्बोल्ट को पता चलता है कि इस पदार्थ को गुआनो नाम का बर्डशीट कहा जाता है, जो बेसिकली लोकल लोगों ने करीबी चिंचा आइलैंड से कलेक्ट करता है। लोकल लोगों ने हम्बोल्ट को ये भी बताता है कि इस पदार्थ को बेसिकली फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम्बोल्ट को शक होता है, क्योंकि हम्बोल्ट ने
ऐसे पदार्थ पहले कभी नहीं देखा और इस पदार्थ में जो क्वांटिटी थे उस क्वांटिटी पर भी हम्बोल्ट को शक होने लगा। दोस्तों, ये बात यह पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों पेरू में गुआनो ज्यादा मिलती है। मैं आपको बता दूं कि पेरू की कोस्ट लाइन मैसिव क्वांटिटीज में गुआनो प्रोड्यूस करने के लिए एब्सोल्यूट परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि अटलांटिक ओशन से लहरों, कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स पेरू की कोस्ट लाइन तक ट्रांसपोर्ट करता है, जिस वजह से पेरू की कोस्ट लाइन दुनिया की मोस्ट प्रोलिफिक मैरीन इकोसिस्टम बनती है और इस इकोसिस्टम नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरे समुद्री मछलियों को बनाए रखते हैं, जो बदले में लाखों कोस्टल बर्ड्स को खिलाते हैं। और इन सभी कोस्टल बर्ड्स ऊंचे वोल्केनिक आइलैंड्स में रहते हैं, जहां कोस्टल बर्ड्स ने अपने गुआनो को जमा करते हैं। पेरू के बैकबोन में सिचुएटेड अंदिस माउंटेन्स के वजह से इन सभी आइलैंड्स में लगभग कोई वर्षा यानी कि रेनफॉल नहीं होती। इस वजह से गुआनो सनबैक्ड होता है और सॉलिडिफाइड होकर जमा हो जाता है। सदियों से इन आइलैंड्स में गुआनो जमा होते रहता है, जिस वजह से 300 मीटर ऊंचाई तक इसका हाइट पहुंच जाता है और इसे स्नो कवर्ड माउंटेन्स की तरह दिखता है। फिर भी पेरुवियन गुआनो हाल ही की खोज नहीं थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि आइलैंड्स को उनके गुआनो के लिए इंडिजिनस पीपुल द्वारा 2000 साल तक माइनिंग किया गया है, यानी कि खनन किया गया है, और हाल ही में इसने इनका एम्पायर के निर्माण और इसके 12 मिलियन लोगों की आबादी को बनाए रखने में सिग्निफिकेंट रोल निभाई है। इनफैक्ट गुआनो इनकास के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि कोई भी अगर गुआनो प्रोड्यूसिंग एक भी बर्ड को हत्या की और ब्रीडिंग सीजन में आइलैंड पर पाव भी रखा तो उस आदमी को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। हालांकि स्पेनिशों ने न्यू वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट के दौरान गुआनो डिस्कवर किया था, लेकिन उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ सोने और चांदी एक्सट्रैक्शन करने पर था, जिस वजह से स्पेनिशों ने लोकल लोगों पर टॉर्चर करना शुरू किया था। और सोने और चांदी की ग्रीडीनेस की वजह से स्पेनिशों ने कभी गुआनो की सिग्निफिकेंस पर ध्यान नहीं दे पाया। इस स्पेनिश एक्सप्लोरर की इस लालसा की वजह से इनका एम्पायर की विनाश हो जाता है। नतीजतन गुआनो जैसा वैल्यूएबल सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन खत्म होते जा रहा था, लेकिन हम्बोल्ट ने एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं किया और गुआनो सैंपल्स यूरोप में लाया। फेमस मशहूर केमिस्ट के बीच इस सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया और लैब टेस्ट के बाद पता चलता है कि गुआनो में 40 टाइम्स ज्यादा नाइट्रोजन और 20 टाइम्स ज्यादा फास्फोरस है, जो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में है, और इस वजह से 300% तक फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गए थे। इतनी फसल प्रोड्यूस होते देखकर फार्मर्स चौंक गया था और फार्मर्स को ये लग रहा था कि इस गुआनो ने उनकी जमीन की फर्टिलिटी हड़प लेगी, और अगर गुआनो जमीन पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो फर्टिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और गुआनो को यूरोप तक लाने के लिए कई सारे चैलेंजेस थी, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस, शिपिंग कॉस्ट, और दूसरी तरफ नेपोलियनिक वॉर्स और लैटिन अमेरिका में इंडिपेंडेंस वॉर्स। ये सब कुछ साउथ अफ्रीका में पैसिफिक ओशन कोस्ट लाइन में व्हाइलिंग इंडस्ट्री के साथ चेंज होना शुरू हुआ था, क्योंकि उस वक्त पैसिफिक कोस्ट लाइन में व्हाइलिंग इंडस्ट्री की यात्रा शुरू हुआ था और इस इंडस्ट्री की वजह से मर्चेंट्स को लॉस हो रहा था, क्योंकि जहाजों पार्शियली फील्ड होकर यूरोप में लौट आ रही थी। इस अपॉर्चुनिटी को एक ग्रुप ऑफ पेरुवियन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने इस्तेमाल करता है और ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ एक ट्रीटी साइन करता है चिंचा आइलैंड से ग्रेट ब्रिटेन में वैल्यूएबल यानी कि कीमती गुआनो एक्सपोर्ट करने के लिए। एज ए रिजल्ट 1841 में एक जहाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टन गुआनो लेकर चिंचा आइलैंड से लिवरपूल की तरफ यात्रा करती है।
और इस तरह से गुआनो एज की शुरुआत होती है, जो अनजाने में कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बदल देना शुरू किया था। इन दिसंबर 1862 आर्ड पेरुवियन मिलिट्री जहाज लॉन्ग डिस्टेंट 2400 माइल्स दूर ईस्टर द्वीप की तरफ रवाना शुरू करती है। आइलैंड पर पहुंचते ही 40 सोल्जर्स आइलैंडर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, ये कहकर कि हम लोग बिजनेस करने के लिए आया, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन परिस्थिति अंधेर में बदल जाता है। जब 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाता है, तब इन सभी लोगों को बंदी बनाने के लिए गन पॉइंट किया जाता है। इन लोगों के बीच प्रिंस थे, आइलैंड के चीफ्स थे और क्राउन प्रिंस भी शामिल थे। इन लोगों में से कुछ लोग सिचुएशन को एवॉइड करने के लिए जब भागने लगता है, तब फायरिंग शुरू कर दिया जाता है, और जो लोग भाग रहा था इन सभी लोग समुद्र में कूदकर मर जाती है। इस तरह से वैल्यूएबल गुआनो के साथ एक ब्रूटल हिस्ट्री रिलेटेड है। हाउएवर 1000 से ज्यादा लोग को बंदी बना के चिंचा आइलैंड पर लाया जाता है, और इन सभी लोगों को एज ए वर्कर्स काम पर लगा दिया जाता है। ब्रूटलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन लोगों को हफ्ते में 124 आवर्स तक काम करना पड़ता था, हर दिन 5 टन वैल्यूएबल गुआनो जहाज में लोड करने के लिए। इस हार्डवर्किंग की वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि गुआनो डस्ट की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से नाक और लिप से खून बहाना शुरू होता है। सैकड़ों लोग रेस्पिरेटरी डिजीज से सफरिंग करना शुरू कर देता है। इसके अलावा शेल्टर ऑफ द वर्कर्स बहुत इनएडिक्वेट थे, बहुत खराब थे। फूड स्कार्सिटी थे, वर्कर्स को ज्यादा खाना नहीं दिया जाता था, और विटामिन सी की कमी की वजह से कई लोग स्कार्वी डिजीज से सफर करना शुरू कर देता है। और एक बार गुआनो डस्ट आइलैंड पर प्लेग यानी कि महामारी स्प्रेड करना शुरू कर देता है। चिंचा द्वीप में काम करने के दौरान ईस्टर्न आइलैंड के लगभग 90% वर्कर्स की डेथ हो जाती है। इस ब्रूटल बिहेवियर से ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस गुस्सा में आ जाता है। हालांकि इन तीनों देश वैल्यूएबल गुआनो फैसिलिटीज को लूट रहा था, फिर भी इन तीनों देश पेरुवियन गवर्नमेंट के खिलाफ ऑब्जेक्शन खड़ा करता है और कहता है कि बाकी वर्कर्स को फौरन ईस्टर द्वीप पर लौटाने के लिए पेरू सरकार फोर्स होकर 100 वर्कर्स को वापस ईस्टर आइलैंड पर लौटा देता है। लेकिन होता क्या है, रास्ते में 85 वर्कर्स स्मॉल फॉक्स की वजह से मर जाता है, और जो 15 लोग वापस अपने द्वीप पर लौटता है, इन सभी लोग अनजाने में स्मॉल फॉक्स को द्वीप पर स्प्रेड कर देता है, जिस वजह से ईस्टर आइलैंड तबाह हो जाती है। और इस तरह से पेरुवियन गवर्नमेंट जहां पर मौका देखती थी वो पर जाता था और लोगों को भड़काता था। मकसद ये थे कि लोगों को लालच दिखाकर चिंचा आइलैंड पर लाना, और इस बारी चाइनीज लोगों पर अटैक किया जाता है। 30,000 चाइनीज वर्कर्स एक ट्रीटी साइन करता है, क्योंकि इन 30,000 वर्कर्स को ट्रीटी में ये बताया जाता है कि इन लोगों ने कैलिफोर्निया में गोल्ड माइन पर काम करेगा, और इन 30,000 लोग भुखमरी से बचने के लिए ट्रीटी साइन कर देता है। लेकिन बाद में क्या दिखता है, इन लोगों ने चिंचा आइलैंड पर स्लेव बन गया है। इस वजह से 35 to 40% वर्कर्स सुसाइड कर लेता है। इस तरह से पेरू वर्कर्स को ब्रूटली टॉर्चर करके गुआनो को अपनी इकोनॉमी की सेंटर बना लिया था, और गुआनो एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बदल गया था। पहला शिपमेंट के बाद 1 दशक तक ग्रेट ब्रिटेन ने हर साल 3 लाख टन से ज्यादा गुआनो इंपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1,70,000 टन इंपोर्ट कर रहा था। तो देखा जाए तो गुआनो एक तरह से 19वीं सेंचुरी की ऑयल बन गया था, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस महत्वपूर्णता बहुत थी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और चेंज के लिए। और कीमती गुआनो की वजह से 1880s में ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 40% इंक्रीज हो गए थे। गुआनो एग्रीकल्चरल लैंड्स के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना शुरू किया था, और ऊपर से कॉस्ट भी कम हो गए थे। इस वजह से
प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गए थे और ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड डिमांड को मिटाने के लिए गुआनो एक अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गया था और इस वजह से पूरी दुनिया चिंचा आइलैंड से गुआनो इंपोर्ट करने के लिए पागल की तरह हो गया था, जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को चिंचा आइलैंड पर अपॉइंट करता है रिपोर्ट करने के लिए। इन सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट करता है कि कई देशों से जहाजों चिंचा आइलैंड से गुआनो इंपोर्ट करने के लिए आना शुरू कर दिया था और एक शिपमेंट के लिए 8 मंथ्स तक वेट कर रहा था। यह से ये पता चलता है कि गुआनो बिजनेस पेरू के लिए गेम चेंजिंग मामला था। जैसे कि इतिहास से पता चलता है कि आजादी के बाद पेरू ने बहुत स्ट्रगल किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पेरू ने लोन लिया था और लोन के रेट इस लेवल तक पहुंच गया था कि किसी भी वक्त में पेरू बैंकरप्ट हो सकता है। और इतिहास से ये भी पता चलता है कि 1821 से 1845 तक पेरू सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 5 कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज किया और 50 प्रेसिडेंट्स को चेंज किया, लेकिन गुआनो इंडस्ट्री इतनी कीमती हो गई थी कि पेरू को कैश मनी से फ्लडिंग करना शुरू कर दिया था। यानी कि गुआनो बिजनेस पेरू में कैश मनी की बाढ़ लाया था और इस वजह से पेरू ने ओवरनाइट गुआनो से लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्टिंग कंट्री बन जाता है, क्योंकि पेरू ने गुआनो इंपोर्टिंग बिजनेस का 60% डोमिनेट कर रहा था। एज ए रिजल्ट पेरू सरकार ने गुआनो इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था और गुआनो सेलिंग के 12 इयर्स के अंदर पेरू गवर्नमेंट सभी फॉरेन लोन्स को मिटा दिया था। इंडिजिनस सिटीजन्स के लिए जो हेड टैक्स फिक्स किया गया था वो हेड टैक्स भी हटा दिया गया था और पेरू ने 25,000 ब्लैक स्लेव्स को आजाद की थी। पेरू ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किया था, जैसे कि फॉर्मिडेबल अंदिस माउंटेन्स के थ्रू रेल रोड्स बनाना, पूरी देश में टेलीग्राफ लाइन को स्प्रेड करना, शहरों में पार्क्स बनाना, स्क्वायर्स बनाना, मैजेस्टिक ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाना। इस वजह से इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स पेरू में माइग्रेट होना शुरू कर दिया था। इस स्ट्राइकिंग मेटामॉर्फोसिस यानी कि चेंज बदलाव पेरू को एक आमिर देश बना दिया था और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुआनो रेवेन्यू एक वाइटल रोल प्ले की थी। 1840 से 1880 तक पेरू ने 14 मिलियन टन गुआनो सेल किया था, जिसको अगर आप आज के डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो $2 बिलियन की बराबर होगी और इस प्रॉफिट पेरू की टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ के 57% थे और ये सिर्फ पेरूवियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेशन की वजह से हुआ था। शुरुआत में गुआनो की दाम बहुत कम थी, एक टन के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.7 सेंट्स पे किया जा रहा था, लेकिन 7 साल बाद सरप्राइजिंगली गुआनो की दाम एक टन पर $76 तक पहुंच जाता है। इस स्ट्रेटेजिक प्राइस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक सिग्निफिकेंट और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस बन गए थे। 14 सितंबर 1889 में अमेरिकन अफ्रीकन वर्कर्स नवासा नाम का एक छोटा कैरिबियन आइलैंड पर गुआनो और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट माइनिंग कर रहा था। वर्कर्स की हालत इतनी खराब थी कि वर्कर्स ने क्रांति लाता है, क्योंकि इस हालत को वर्कर्स टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। क्रांति के अंत में 5 वाइट सुपरवाइजर्स की डेथ हो जाती है। बाद में बल्टीमोर में वर्कर्स की विचार किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की एक राय के अनुसार ये पता चलता है कि नवासा आइलैंड अमेरिकन एक्टियर में है। इस वजह से वर्कर्स को सजाए मौत दी जाती है। इस डिसीजन को पहले अननेसेसरी लग रहा था, लेकिन बाद में इस डिसीजन एक सो सिग्निफिकेंट डिसीजन बन जाती है, क्योंकि इस डिसीजन ने यूएस को एक विशाल एम्पायर खड़ा करने में बहुत मदद करती है। अब सवाल ये है कि क्यों यूएस ने नवासा जैसा एक अनइनहेबिटेड आइलैंड को दावा किया था, जबकि हाइती ने नवासा आइलैंड का दावेदार था और इस आइलैंड पर बर्ड शीट के अलावा
और कुछ नहीं था। इस सवाल का उत्तर गुआनो में है, क्योंकि गुआनो यूएस एग्रीकल्चर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट बन गया था कि प्रेसिडेंट मिलर्ड फिल्मोर 1850 में पार्लियामेंट में एक स्पीच के दौरान ये कहता है कि गुआनो यूएस एग्रीकल्चर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि रीजनेबल प्राइस में गुआनो इंपोर्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी। इसलिए 6 साल बाद यूएस ने एक स्टनिंग डिसीजन लेता है और एक रूल जारी करता है कि गुआनो से भरपूर कोई भी आइलैंड्स को दबा करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ यूएस की होगी। ये एक अद्भुत रूल थी और कंडीशन ये थी कि अगर उस आइलैंड को अभी तक कोई भी नेशन दावा नहीं किया और उस आइलैंड पर कोई भी आबादी नहीं होगी तो इस अद्भुत डिसीजन को अननेसेसरी लग रहा था। लेकिन इस डिसीजन ने यूएस को बाद में जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रीबिल्ड करने में बहुत मदद करती है, जिस वजह से इन लेटर ईयर्स यूएस ने लगभग 100 से ज्यादा गुआनो से भरपूर आइलैंड को दावा करती है। हालांकि इस आइलैंड में जो गुआनो मिलता है वो पेरुवियन गुआनो के कंपेयर में बहुत कम थे और लो क्वालिटी थे, लेकिन फिर भी इन सभी गुआनो आइलैंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। इस वजह से यूएस ने हवाई, क्यूबा, पुएर्तो रिको, गुआम और फिलीपींस जैसा आइलैंड्स को दावा करता है और दुनिया का 5th लार्जेस्ट एम्पायर बन जाता है। सो गुआनो बिजनेस और गुआनो सिग्निफिकेंस पहली बार यूएस को जियोपॉलिटिकल लड़ाई में इंक्लूड करता है। 20th सेंचुरी उस गुआनो आइलैंड्स जैसे कि मिडवे, जॉनस्टन, पाल्मिरा एटोल्स, बेकर एंड होलैंड्स, इन सभी आइलैंड्स यूएस के लिए एज ए मिलिट्री बेस काम कर रहा था, जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस ने जापानीज को हराने में कामयाब रहा। इसके बाद इन सभी गुआनो आइलैंड्स आलोचना में आ जाता है। फिर भी अंत तक इन सभी गुआनो आइलैंड्स यूएस की नाइट्रोजन और फास्फोरस की डिमांड पूरी करने में एक रिमार्केबल रोल प्ले कर रहा था। बाय 1870s पूरी दुनिया, खास करके पेरू, एक लूमिंग क्राइसिस फेस कर रहा था, क्योंकि चिंचा आइलैंड में गुआनो रिजर्व्स तेजी से खत्म हो रहा था। इसके पीछे वजह यह था कि लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट करना और दूसरी तरफ माइनिंग वर्कर्सों ने गुआनो बर्ड्स को मारकर भोजन करना शुरू कर दिया था। इस वजह से गुआनो रिजर्व्स रिफिल नहीं हो रहा था। ऊपर से पेरू सरकार करप्ट और रेकलेस साबित होती है, क्योंकि पेरू सरकार ने गुआनो रेवेन्यू के 53% अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी एक्सपांड करने में लगा दिया था, 27% अननेसेसरी रेल रोड एक्सपांड करने में इस्तेमाल किया था और 19% लोन चुकाने में इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से पेरू ने लगातार यूरोपियन बैंक से लोन मांग रहा था और इस वजह से पेरू ने लैटिन अमेरिकन इतिहास में सबसे हाईएस्ट फॉरेन डेब्ट कंट्री बन जाता है। असल में पेरू सरकार इकोनॉमिक डिवर्सिटी लाने में कामयाब नहीं थी, क्योंकि गुआनो रेवेन्यू के एक लार्जेस्ट पार्ट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई बेनिफिट नहीं ला रहा था, बल्कि लिमिटेड एलिट क्लास के लिए एलोकेट किया गया था। इस वजह से पेरू ने फिर एक बार गरीबी की तरफ तेजी से जाना शुरू कर दिया था। ऊपर से पेरू सरकार ड्रामेटिकली गुआनो की दाम इंक्रीज किया था, जो नेशन के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित हुई थी। इस तरह से अनजाने में पेरू सरकार बाकी देशों को गुआनो के अल्टरनेटिव तलाश करने में इंस्पायर किया था। ऐसा ही एक अल्टरनेटिव डिस्कवरी थी सोडियम नाइट्रेट, जो चिंचा आइलैंड से कुछ दूर अताकामा रेगिस्तान में डिस्कवर हुई थी। 1870s में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गुआनो की दाम तेजी से गिर जाती है और यूरोपियन कैपिटल मार्केट्स डेब्ट रिडन पेरू गवर्नमेंट को लोन नहीं दे रहा था। इस वजह से पेरू गवर्नमेंट टोटली इकोनॉमिक कोलैप्स के सामने पड़ गए थे। इस क्राइसिस को मिटाने के लिए
पेरू सरकार ने अपनी आर्मी को ऑर्डर करती है नाइट्रेट फील्ड्स पर कब्जा जमाने के लिए, ताकि डिमिनिशिंग गुआनो प्रॉफिट्स को फेस करने के लिए नाइट्रेट फील्ड्स एज एन ऑल्टरनेटिव पेरू सरकार के लिए काम कर सके। हाउएवर, इस स्टेप चिली को बोलिविया पर अटैक करने में उकसाया था, क्योंकि बोलिविया और पेरू के बीच एक मिलिट्री ट्रीटी साइन किया गया था। बाद में चिली ने पेरू पर भी अटैक करता है और दोनों देश को कुछ ही दिनों में हरा देता है, क्योंकि चिली के पास एडवांस्ड नेवल आर्मी थे। चिली ने इस तरह से अपने नाइट्रेट्स फील्ड्स को बचा लेता है और बाद में बोलिवियन नाइट्रेट्स फील्ड को साथ में जोड़ देता है। इस तरह पेरू के सामने कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पेरू ने यूरोपियन कैपिटल मार्केट से भारी मात्रा में लोन लिया था, जिस वजह से इन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंट्री सेकेंड टाइम के लिए बैंकरप्ट हो जाता है। पेरू ने गुआनो अपॉर्चुनिटीज को नष्ट किया था, एलिट क्लास को ज्यादा अमीर बनाने के लिए गुआनो प्रॉफिट को इस्तेमाल करके। इस वजह से ग्रामीण पॉपुलेशन तरक्की करने में कामयाब नहीं रहा था, जिस वजह से पेरू आज तक सफर कर रहा है। उस समय गुआनो की डिमांड कम हो गए थे और सोडियम नाइट्रेट चीप रेट में आ गए थे, जो चिली को अमीर बना दिया था। हालांकि 1841 में जब पहला शिपमेंट लिवरपूल में पहुंचा था, तब से साइंटिस्टों ने नाइट्रोजन डिस्कवर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और हवा पर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि एयर में 78% नाइट्रोजन है। इस डिस्कवरी की डिमांड 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में और भी बढ़ गया था, क्योंकि ये अनुमान किया जा रहा था कि पेरू की सोडियम नाइट्रेट की मौजूद एक जनरेशन के अंदर कम हो जाएगा, जिस वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस फैल जाएगी, क्योंकि पेरू की सोडियम नाइट्रेट उस वक्त में 800 मिलियन से ज्यादा लोगों की फूड डिमांड को पूरा कर रहा था। 1913 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अनरेस्टनेस दुनिया में फैलना शुरू हुआ था, तब दुनिया को एक हिस्टोरिकल सक्सेस मिली थी, क्योंकि जर्मन साइंटिस्ट और केमिस्ट फ्रीज हाबर ने एमोनिया डिस्कवर किया था, जिस वजह से बेशुमार लिमिटलेस और चीप सिंथेटिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने का पॉसिबिलिटी ओपन हो गए थे। और आज ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर दुनिया की 4 बिलियन लोगों की फूड डिमांड को पूरी करती है। इसलिए इस इन्वेंशन को हिस्टोरिकली सक्सेसफुल इन्वेंशन माना जाता है, जो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को सामने बढ़ाने में सक्षम है।